हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे स्वागत है। और आज हम लेके आए हुए हैं 20 प्रश्नों की श्रृंखला। और यह प्रश्न सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यानी कि राज्य विशेष से हैं। अगर राज्य विशेष की आप कोई भी परीक्षा देते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट और लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एस सी की जो भी परीक्षाएँ हैं, उसके लिए बहुत उपयोगी प्रश्न है। ऑप्शन के साथ प्रश्न है और इसका संपूर्ण व्याख्या भी आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है और उसके 4 विकल्प हैं। देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है आपके मेरठ है, बुलंदशहर है, लखनऊ, गोरखपुर। तो आपको पता होना चाहिए जो लखनऊ है, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। और अगर पूछा जाए कि स्थापना कब की गई, जुलाई 1989 में। स्थापना कब की गई? जुलाई 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यूपी की बात आई तो यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है। आपको बताए थे हम विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 403। अभी यूपी में इलेक्शन चल रहा है। विधान परिषद की सीटें कितनी है? विधान परिषद की सीटें 100 हैं। आगे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 80 हैं। और अगर पूछे कि यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31, ठीक है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल। और 18वां जो मंडल बना था वह कौन बना था? अलीगढ़ बना है। 18वां मंडल कौन बना? अलीगढ़। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मंडल जो है वह कौन कौन है, तो 3 है सबसे बड़े मंडल, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। इसमें 6-6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6-6 जिले हैं। सबसे बड़े मंडल कानपुर, लखनऊ और मेरठ, इसमें 6-6 जिले हैं। कानपुर में भी 6 जिले, लखनऊ मंडल में भी 6 जिले, मेरठ मंडल में भी 6 जिले। और सबसे बड़ा मंडल 3 है, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। और पूछा जाए कि सबसे आखिरी में कौन सा मंडल बना? अलीगढ़। और कौन सा? 18वां। उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने? 18। और पूछा जाए कि सबसे छोटे मंडल कौन है, तो छोटे मंडल भी आपके आ जाएंगे ये जो हैं बागपत वगैरह या फिर करके, ठीक है। चलिए आगे, अगला देखिए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड है। पूछ रहा है आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, खिज्र खान ने या सिकंदर लोदी। तो आपको पता होना चाहिए कि सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का था, इसने 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। और यह किस सल्तनत से थे? दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का थे। 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। और सिकंदर ने एक माप चलाई थी जिसे हम क्या कहते हैं, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था सिकंदर ने। गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने चलाया था? सिकंदर ने चलाया था। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, देखिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जिलों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न आपका पूछ रहा है एक, हम आपको चारों बताएंगे, ठीक है। प्रश्न आपका एक पूछ रहा है, हम आपको चारों बताएंगे। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला प्रदेश का है शामली। वेस्ट में कौन हो जाएगा? शामली। और पूर्वी जिला पूछ ले यानी कि ईस्ट में कौन हो जाएगा? तो बलिया। सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है।
और अगर बात करें सोनभद्र की, तो सोनभद्र सबसे दक्षिण जिला। साउथ यस यानी कि साउथ में सोनभद्र, नॉर्थ यानी कि सहारनपुर, और वेस्ट शामली, और ईस्ट में कौन, बलिया, ईस्ट यानी कि पूर्वी जिला बलिया। अब बात आ जाती है कि उत्तर प्रदेश का कितने जिले एनसीआर से लगे हुए। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या अगर पूछ ले तो आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बोल रहे हैं बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, बुलंदशहर, कुल 7 हैं। ठीक है, जो 7 हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले वह एनसीआर से लगते हैं। एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। शीतोष्ण कटिबंधीय मानसून है, या उष्ण कटिबंधीय मानसून है, या शीतोष्ण जलवायु है, या ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु देखिए कोई होता नहीं, ध्रुव मतलब कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है सबसे लास्ट में, वहाँ पे कौन सी जलवायु है। ठीक है, शीतोष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी, ठंडी भी और गर्म भी, और उष्ण कटिबंधीय का मतलब केवल गर्म है। शीतोष्ण शीत भी है और यहाँ पे कटिबंधीय है। तो कटिबंधीय मतलब उनको क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे करके 7 आपके ग्लोब देखेंगे तो 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, जलवायु की बात आ गई तो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में औसतन सबसे अधिक या औसतन सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है और कितनी होती है। तो आप देख लेंगे जनवरी में इसका तापमान 12.5 से लेकर के यानी 12.5 से लेकर के 17.5 जनवरी में तापमान रहता है। और अगर हम बात कर लें गर्मी की तो मई जून में 27.5 यानी कि 27.5 से लेकर के 32.50 तक औसत तापमान रहता है मई जून के महीने का उत्तर प्रदेश का। और जनवरी महीने का औसत तापमान 12.5 से लेकर 17.5 तक। ठीक है, हम वर्षा की बात किए थे। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर तो वर्षा 1000 मीटर से 2000 मीटर 1000 एमएम से 2000 एमएम 1000 एमएम से 2000 एमएम वर्षा होती है। कहाँ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। और पूर्व से और पश्चिम में आप चले जाएंगे तो पश्चिम में वर्षा थोड़ी सी कम होती है। यह 610 एमएम मिलीमीटर से लेकर के लगभग 1000 एमएम तक वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम में। और पूर्व में 1000 से लेकर 2000 एमएम। और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो आप एमएम में 10 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए आगे। अगला छठा प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत पुराना प्रश्न है और चर्चित प्रश्न भी है कि उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग या कांच विकास केंद्र कहाँ पे है। फिरोजाबाद में। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग या कांच विकास केंद्र कहाँ पे है, फिरोजाबाद में। चलिए आगे। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है, यानी कि फूलों से इत्र बनाया जाता है उत्तर प्रदेश किस जिले में। आपको पता होना चाहिए जो अकबर की या हुमायूं की बहन थी, उन्होंने गुलाब से या गुलाब के फूल से पहली बार इत्र को बनाया हुआ था। तो पूछ रहा है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुष्प से इत्र बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इत्र नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मशहूर है, कन्नौज। तो कन्नौज में फूलों से इत्र बनाया जाता है। ठीक है, इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को। चलिए आगे। आगे पूछ रहा है बखीरा पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है। बलिया जिला दिया है, संत कबीर नगर दिया है, गोंडा दिया, रायबरेली दिया है। तो आपको पता होना चाहिए जो संत कबीर नगर है इसमें बखीरा पश्चिम बिहार स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में स्थित है और इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। स्थापना 1980 में हुई थी। और इसमें एक 29 किलोमीटर के स्क्वायर में एक झील है। 29 किलोमीटर स्क्वायर में एक झील है। और शीतकाल में यानी कि ठंडियों के दिन में यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं। तिब्बत से आते हैं, साइबेरिया से तिब्बत आप देख रहे हैं सटा हुआ है, तिब्बत,
साइबेरिया यानी कि रूस का क्षेत्र, साइबेरिया। यूरोप से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, चीन हो गया। इत्यादि से पक्षी प्रवास करने के लिए ठंडी के दिन में कहाँ पे आते हैं? बखीरा पक्षी विहार। और बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। और इसमें एक बड़ी सी झील है लगभग 30 किलोमीटर स्क्वायर के दौर में। ठीक है, चलिए आगे। अगला प्रश्न है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है या महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो आपको बताना है कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन है? महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? कुशीनगर में। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। इनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, बाकी और कोई मरेगा तो उसके लिए निर्माण शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बाकी और कोई मरेगा तो उसके लिए निर्माण शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और यह भी जानते रहिए कि महात्मा बुद्ध ने जिस दिन गृह त्याग किया था, घर को त्यागा था, उसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। आगे चलिए। सभी प्रश्न उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं। उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम है उसके लिए, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा। प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला कौन है? प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला, देखिए आपके पास ऑप्शन 4 है, आप उसको देख लीजिए। झांसी, वाराणसी, शाहजहांपुर, बागपत। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं चावल उत्पादन वाले, पीलीभीत है, सहारनपुर, महाराजगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं महाराजगंज, देवरिया, जो तराई क्षेत्र हैं, देवरिया, गोंडा, आप देख रहे हैं सब तराई क्षेत्र हैं, गोंडा, बहराइच, बस्ती, उसके बाद है रायबरेली, रायबरेली के बाद बलिया, और इसके बाद लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर। पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, बलिया, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, इतने ज़िले हैं जो चावल उत्पादक अच्छी मात्रा में कर लेते हैं। तो आप ऑप्शन पे आएंगे तो ऑप्शन में देखिए आपको इस जितने उत्तर है उसमें से केवल क्या मिलेगा? वाराणसी, केवल वाराणसी मिलेगा। तो आप ऑप्शन किसको लगा लेंगे? वाराणसी को। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, या उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, यानी परमाणु ऊर्जा से विद्युत कहाँ पे बनाई जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर बिजली कहाँ बनाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के नरौरा यानी कि किस में? नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। तो उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे बनाया गया है? नरौरा में और बुलंदशहर में। इसमें देखिए 2 यूनिट है। पहली यूनिट कितनी है? 2, या 2 इकाई है। पहली की स्थापना 1991 में हुई थी और दूसरी यूनिट की स्थापना 1992 में हुई थी। और इसी के पास में नरौरा बैराज भी है, जो किस नदी पे है? गंगा नदी पे। नरौरा बैराज किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। और अगर पूछा जाए कि इसको संचालित कौन करता है, तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको संचालित करता है। स्थापना हम 2 यूनिट की बता दिए। पहली यूनिट की
1991 दूसरे रूट की 1992, और इसी के पास में नरौरा बैराज भी है, कहाँ पे, गंगा नदी पे। आगे चलिए, देखिए यह चर्चित प्रश्न है, अभी जल्दी में हुआ था। प्रधानमंत्री ने किस राज्य के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? यानी कि जो आप ध्यान देंगे तो खेल के क्षेत्र में जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पुरस्कार क्या था इसके पहले? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। उसका नाम बदल करके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर रहे मेजर ध्यानचंद के नाम पर उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और उन्हीं के नाम पे, मेजर ध्यानचंद के नाम पे, उत्तर प्रदेश के एक शहर में, जो शहर का नाम क्या है, मेरठ, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। तो वह कौन सा प्रदेश हो जाएगा आपके ऑप्शन से? उत्तर प्रदेश, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले इसका जो भारत रत्न खेल वाला पुरस्कार था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब उसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और मेजर ध्यानचंद का उपनाम हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चलिए आगे, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर जो है वह शारदा सहायक नहर है। कौन है? शारदा सहायक नहर, इसका पूरा नाम है शारदा सहायक नहर, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगर इसकी आप लंबाई देखेंगे तो यह 12,368 किलोमीटर में दौड़ी हुई है। 12,368 किलोमीटर में यह नहर दौड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में। और अगर बात कर लें तो यह निकलती कहाँ है? यूपी और नेपाल की सीमा में शारदा नदी के समीप में, शारदा नदी के समीप से निकलती है, और स्थान का नाम है वनवसा, वनबसा स्थान से शारदा सहायक नहर निकलती है। अगला प्रश्न है आपका 14वां, कह रहा है बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की गई? बुद्ध की देश में सबसे ऊंची मूर्ति कुशीनगर में स्थापित की गई है, लगभग 100 फीट के बराबर है। अभी जल्दी में स्थापित की गई है भगवान बुद्ध की मूर्ति, कहाँ पे? कुशीनगर, और कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। चलिए मित्र, अगला प्रश्न है 15वां, कि सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? देखिए, इसमें हुआ यह था कि जो सरकी शासक थे इनके संरक्षण के लिए जौनपुर शहर में अटाला मस्जिद का निर्माण किया गया था। और देखिए, उसमें तमाम मस्जिद जो मदरसा इत्यादि का निर्माण किया गया। और एक समय ऐसा था कि जहाँ जौनपुर को शिक्षा का केंद्र कहा जाता था, यानी सिराज ए हिंद की उपाधि किस शहर को दी गई है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर को, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न है? सरकी शासकों के संरक्षण में अटाला मस्जिद का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? जौनपुर में। अगला प्रश्न है 16वां, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला है? 2011 के अनुसार वाला कौन सा जिला है, मतलब सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा जिला है? तो आपको पता होना चाहिए जो गौतम बुद्ध नगर है वह सबसे सर्वाधिक साक्षर है। और इसके बाद अगर साक्षर पूछा जाए तो कानपुर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद साक्षर में कौन है? कानपुर है। और उसके बाद औरैया, गौतम बुद्ध नगर का साक्षरता 80.12 है, कानपुर का साक्षरता 79 है, ऐसे औरैया है, उसके बाद इटावा। तो यह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन है? गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे यानी सर्वाधिक साक्षर, उसके बाद कानपुर है, औरैया और इटावा। और अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षर, तो न्यूनतम साक्षर में हो जाएगा श्रावस्ती, न्यूनतम साक्षर में श्रावस्ती हो जाएगा, जिसकी साक्षरता 46% है, यानी कि आधे से कम लोग। उसके बाद बहराइच है, और उसके बाद बलरामपुर। ये सब लगे हुए ज़िले हैं, बलरामपुर, ठीक है।
यह तीनों कम साक्षर हैं, यानी कि इनकी साक्षरता कम है, लिटरेसी। आगे चलिए, 17वां प्रश्न है आज का। कह रहा है कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश में किस जिले में है, यानी कि टूरिस्ट स्थल बिठूर है वह कहाँ पे स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि बिठूर जो है कहाँ पे है, कानपुर देहात में स्थित है। और बिठूर किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। देखिए इसके इम्पोर्टेंट होने का यह हो जाता है मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो लव और कुश थे, भगवान राम के लड़के लव और कुश, इनकी जन्मस्थली कहा जाता है क्या, बिठूर। लव कुश की जन्मस्थली किसे कहा जाता है, बिठूर को। और बिठूर कहाँ पे है, कानपुर में है। आगे चलिए, अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी यानी कि दूसरी रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है। अकबर की रानी का महल कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में, फिरोजाबाद में, आगरा में, अकबराबाद में। ये अकबराबाद में कुछ नहीं है। आगरा मान लीजिए अकबर के समय चर्चित था, लेकिन जो इनकी राजधानी जोधाबाई का महल है वह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, निर्माणकर्ता अगर पूछ ले तो निर्माणकर्ता यानी कि बनवाने वाला कौन था, तो अकबर की रानी के लिए बना था, तो किसने बनवाया था, अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, इसमें नीले रंग की टाइलें लगी हैं, नीले रंग के संगमरमर लगे हैं, जो आए थे कहाँ से, मुल्तान से। मुल्तान से नीले रंग के संगमरमर लाए गए थे, कहाँ पे लगाने के लिए, जोधाबाई के महल में या रानी का महल। ठीक है, और कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है। देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है, यह चर्चित प्रश्न है और यह आपके संविधान से रिलेटेड है। संविधान यानी कि राज्य व्यवस्था। तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश की विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है, राज्यपाल को होता है, राज्यपाल। बात आ गई राज्यपाल की, तो हम देख लेते हैं कि राज्यपाल का वर्णन हमारे अनुच्छेद में कहाँ से कहा था। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक, आर्टिकल 153 से लेकर के आर्टिकल 162 तक हमारे संविधान में राज्यपाल का वर्णन है। ठीक है, चलिए तो हम आपको आर्टिकल 153 से लेकर के 162, 154, 55 से लेकर के सब आपको अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, इतने में राज्यपाल का वर्णन है। तो जो पहला है 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति है, यानी कि राज्यपाल क्या क्या करेगा। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है, मानी कि राज्यपाल कितने समय तक अपने पद पर रहेगा। 157 में राज्यपाल की अर्हताएँ हैं, मतलब उसकी योग्यता। 158 में राज्यपाल के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। 159 में राज्यपाल का शपथ है। 160 में राज्यपाल का आकस्मिक कार्य। 161 में 61 होना चाहिए, 161 में क्षमादान की शक्ति है। और आपको पता होना चाहिए कि राज्यपाल जो है सभी प्रकार की जो लघुकरण होता है, यानी क्षमा को कम और दंड को कम करना, उसकी प्रवृत्ति को कम करना, लेकिन जो मृत्यु दंड है यह राज्यपाल मृत्यु दंड को काट नहीं सकता है। मृत्यु दंड को केवल कौन काट सकता है, राष्ट्रपति। तो आप ध्यान रखिए कि राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियाँ किसमें है, 161 में है। लेकिन वह क्षमादान दे सकता है, न्यायिक प्रक्रिया इसे बोलते हैं, लेकिन वह मृत्यु दंड को नहीं काट सकता। आगे चलिए, अगला आज का सबसे लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि किस राज्य में मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। देखिए मित्रों, जनरल बिपिन रावत हमारे देश के पहले CDS थे। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यह पद 2019 में बनाया गया था। और 2019 में किसे बनाया गया था, जनरल बिपिन रावत को पहला CDS बनाया गया था। इनकी कुन्नूर जिले में, तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर, इनका चॉपर जो है क्रैश हो गया।
और इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इन्होंने भारत के लिए लगभग 41-40 साल 4 दशकों का कार्य भारत को समर्पित किया अपना। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का एक जिला मैनपुरी है जहाँ पे सैनिक स्कूल था, उसका नाम बदल के क्या रखा, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें कुछ लोग उत्तराखंड के साथ अगर नहीं पढ़े होते तो जा सकते थे, क्यों, क्योंकि उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, गढ़वाल में। देखिए मित्र, हमने कोशिश की आपको अधिक से अधिक व्याख्या देने की, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और पूरे प्रश्न को देखें, लोगों के साथ पहुंचाएं। आप जितने लोगों को पहुंचाएंगे हमारी भी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और हम आगे क्लास लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।